नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। विपक्षी नेताओं को एप्पल से फोन हैकिंग का अलर्ट, मोदी सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। अश्विनी वैष्णव ने दिया जांच का आदेश, एप्पल ने अपने बयान में नहीं लिया किसी का नाम। दिल्ली शराब स्कैम में अब रडार पर केजरीवाल, पूछताछ के लिए 2 नवंबर को ईडी ने बुलाया। आप बोली पार्टी खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, बीजेपी बोली घोटाले में केजरीवाल भी हैं शामिल। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद। रियलिटी, पीएससी, फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। फार्मा, बैंकिंग, आईटी शेयरों में बिकवाली। हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने पर अड़ा इजरायल, नेतन्याहू ने किसी भी तरीके के युद्ध विराम से किया इनकार। भारतीयों के डाटा की सबसे बड़ी सेंधमारी, आधार के 81 करोड़ से ज्यादा डाटा लीक, डार्क वेब पर लाखों करोड़ों में बिक रही है जानकारी। इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी आसान भाषा में दे कंपनियां, IRDAI ने जारी किया निर्देश। 1 जनवरी से नया कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट होगा लागू, क्लेम प्रोसीडर, वेटिंग पीरियड, कवरेज की होगी बारीकियां। और फोन के जरिए विपक्षी नेताओं की जासूसी को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल कई विपक्षी नेताओं ने यह दावा किया है कि उनके आईफोन पर एप्पल की तरफ से एक वार्निंग मैसेज आया है, जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का दावा किया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, केसी वेणुगोपालन, पवन खेड़ा के अलावा टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। बाद में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा दिया। पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स। इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है, और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आज़ादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, पेगासस का किस्सा हो चुका, उसको खारिज करने की पूरी कोशिश की गई, पार्लियामेंट में उस पर चर्चा नहीं हुई। अदानी के भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। उनके बचाव के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। सब जानते हैं कि ऑपोजिशन में कौन वोकल वॉइसेस हैं, और ऑपोजिशन के ही एमपीज को ये मैसेज आ रहे हैं। तो यानी ये लार्ज स्केल सर्वेलेंस हो रहा है जो स्टेट प्रायोजित है। ये बड़ी गंभीर बात है। ये देश की प्रजातंत्र की नींव पे चोट करने वाली बात है, और ये आरोप कोई पहली बार नहीं लग रहा है। पहले भी पेगासस का आरोप इस सरकार पे लगा है कि इन्होंने इजरायली कंपनी से एक सॉफ्टवेयर खरीदा, जिससे इन्होंने बड़े बड़े अफसरों की, पत्रकारों की और नेताओं की जासूसी की। इसकी सफाई केंद्र सरकार को देनी चाहिए। ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और पर इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत क्या देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा। और आईफोन बनाने वाली जो कंपनी है एप्पल, उसने बयान जारी करके कहा है कि हम लोग के नोटिफिकेशन में किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। हमें ये नहीं बताना चाहते कि हमला किस कारण से हुआ है। इससे जो हमला करने वाला है वो सतर्क हो जाएगा, अपनी रणनीति वो बदल लेगा। ये एक नकली अलर्ट भी हो सकता है, ऐसा एप्पल की तरफ से बयान दिया गया है। विपक्षी नेताओं के आरोपों पर टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और सरकार इसकी तह तक जाएगी। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर ध्यान भटकाने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया।
सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं और केवल उनके मन में इतना है कि जिस तरह से भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना नाम आगे कमा रहा है, उसको वो डिस्ट्रैक्ट करे और उससे लोगों का ध्यान भटकाए। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन तक शराब घोटाले की आंच पहुंच चुकी है। ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को सम्मन भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। ईडी के सम्मन पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। बीजेपी को पता है कि वो चुनाव में आपको नहीं हरा सकती, इसलिए आपके नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। दूसरी तरफ ईडी के सम्मन भेजने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अब हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि जो लोग ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, उनके मंत्री जेल जा रहे हैं। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई। और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। गलती करेंगे आप, भ्रष्टाचार करेंगे आप, अपराध करेंगे आप, और कार्रवाई होगी तो परेशानी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? ये आज इसलिए बताना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी बार बार कहते थे कि पूरा ये मामला बिल्कुल फर्जी है। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। इसी के साथ बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 338 अंक गिरकर 63,875 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 61 अंक गिरकर 19,080 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, पीएससी और फर्टिलाइजर शेयरों में रही, तो वहीं फार्मा, बैंकिंग और आईटी शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। मिड कैप से ज्यादा लार्ज कैप के वैल्यूएशन बेहतर लग रहे हैं, ऐसा कहना है टाटा म्यूचुअल फंड के सीईओ राहुल सिंह का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि छोटे बैंकों से ज्यादा बड़े बैंक बेहतर कर सकते हैं, इसलिए निवेशक बड़े बैंकों में निवेश कर सकते हैं। जो लार्ज कैप का जो स्पेस है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा रीजनेबल लग रही है। तो थोड़ा हमने लार्ज कैप की तरफ अपना झुकाव बढ़ाया है सितंबर अक्टूबर में। फंडामेंटल में अगर मैं देखूं तो एक दौर ये था जिसमें कि मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स ने बहुत अच्छा किया। अब जो है वहाँ रिस्क बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशंस भी बढ़ गई हैं, रिस्क भी बढ़ रहे हैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग वगैरह में। तो मेरा मानना यह है कि फंडामेंटल तरीके से अगर देखा जाए तो लार्ज कैप बैंक्स ज़्यादा रीजनेबल लग रहे हैं आज के दिन में, और रिस्क भी काफ़ी कम है उसमें कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। सो दोनों तरीके से अगर मैं एक साल का व्यू लूँ तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप बैंक्स वापस से आउट परफॉर्म कर सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स को।
और आपको बता दें कि हमने अपने CNBC आवाज़ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसमें आपके लिए शुरू किया है एक खास सेगमेंट, जहां पर सुमित और विपिन शाम की चाय पर आपको बताएंगे कल के बाजार के लिए आपके लिए कौन सी बात है जो आपको जानना जरूरी है। तो जरूर देखिए शाम की चाय, सुबह की तैयारी विपिन और सुमित के साथ शाम 5:30 बजे आवाज़ YouTube और फेसबुक पर। और अब बात इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग की। इजराइल हमास युद्ध को 25 दिन हो चुके हैं और कहीं से भी युद्ध विराम होने जैसी कोई स्थिति नहीं लग रही है। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने सीज फायर से इनकार किया है। नेतन्याहू ने सीज फायर की बातों पर कहा कि सीज फायर करना हमास के सामने सरेंडर करने जैसा होगा और वो हमास के खात्मे तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इजराइल आतंकवाद और हमास की बर्बरता के सामने सरेंडर नहीं करेगा। Israel did not start this war. Israel did not want this war. But Israel will win this war. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war for our common future. Today we draw a line between the forces of civilization and the forces of barbarism. It is a time for everyone to decide where they stand. Israel will stand against the forces of barbarism until victory. और अब स्कूली बच्चों को इंटरनेट के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से सिफारिश की है। इसके अलावा बच्चों के लिए सुरक्षित इंटरनेट देने के लिए कंपनियों को जागरूक भी करना होगा। ज्यादा डिटेल लेते हैं इस पर असीम मनचंदा से। असीम, बताएं जरा इंटरनेट पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने क्या सिफारिश की है? देखिए, आजकल बच्चे मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। कई बार उनके सामने ऐसा कंटेंट आता है जो उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। इसको लेकर के सरकार काफी सचेत है। दूरसंचार विभाग ने सभी स्टेक होल्डर के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद दूरसंचार विभाग ने कई सिफारिशें जारी की हैं। सबसे पहले तो दूरसंचार विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से कहा है कि आप अपने कोर्स कंटेंट के अंदर बदलाव कीजिए, आप इसको अपनी जानकारी इंक्लूड कीजिए ताकि बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं, किस तरह से वो सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा उनके सिलेबस में बदलाव किया जाना चाहिए, ऐसा उनको पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो जब भी किसी सब्सक्राइबर को सिम कार्ड बेचें या उनके घर पे फाइबर कनेक्शन लगाएं तो उनके माता पिता को जरूर बच्चों को लेकर के जागरूक करें कि किस तरह से वो पेरेंट कंट्रोल अपने इंटरनेट के ऊपर रख सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां उनको बरतने की जरूरत है। तीसरी कि जो IT मंत्रालय है उससे कहा है कि आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तैयार कीजिए जिसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में लगाया जा सके और पेरेंट्स उसको कंट्रोल कर सकें। ये सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होना चाहिए ताकि बच्चों को हार्मफुल कंटेंट से दूर रखा जाए। इतना ही नहीं, जो NCPCR है उनसे भी कहा है कि आप टास्क फोर्स बनाइए और इस दिशा में जब बच्चों को जागरूक करने की दिशा में काम कीजिए ताकि बच्चों को इंटरनेट पर होने वाले हार्मफुल कंटेंट से दूर रखा जा सके, उनको इंटरनेट साफ और सुरक्षित तरीके से वो उसका इस्तेमाल कर पाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी से संबंधित जानकारी आसान भाषा में देनी होगी जिससे कि पॉलिसी होल्डर्स जो होते हैं उनको समझने में दिक्कत ना हो। डिटेल लेते हैं इस खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं जरा क्या कुछ कहा है। बिल्कुल, देखिए, आमतौर पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स होते हैं उन्हें पढ़कर आम ग्राहकों को बहुत कुछ ज्यादा आइडिया नहीं लगता है कि इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या कवरेज में शामिल है और क्या क्या कवर में शामिल नहीं है। इसी चीज को देखते हुए जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI है उसने 1 जनवरी से सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि नए कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट के मुताबिक जितनी भी जानकारियां जरूरी हैं, बेसिक जानकारियां, उनको आसान भाषा में ग्राहकों को मुहैया कराएं ताकि ग्राहकों को इसे समझने में दिक्कत ना हो। दरअसल
कई सारे ग्राहकों की तरफ से जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसके पास शिकायत गई थी कि बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हिडन तरीके से चीजों को अपने पॉलिसी के पेपर्स में लिखती है, क्योंकि जब क्लेम लेने का समय आता है तो उस वक्त बहुत सारी कंपनियां इसको रिजेक्ट कर देती हैं। लिहाजा इससे काफी सारा एक तरह से मतभेद होता है ग्राहक और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में। इसी को देखते हुए जो इंश्योरेंस रेगुलेटर ने सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि 1 जनवरी से जो नया कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट उन्होंने लागू किया है उसमें तमाम ये जो जानकारियां हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है और साथ ही साथ इस तरह की जो जरूरी जानकारियां हैं उसे ग्राहकों को आसान भाषा में मुहैया कराएं ताकि ग्राहकों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सुन रहे होंगे तो आप सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप भी देश के अब तक के सबसे बड़े डेटा चोरी का शिकार बन गए हों। जी हाँ, ये एक चौंका देने वाला खुलासा है। ये बात सामने आई है कि देश के करोड़ों लोगों का जो आधार का डेटा है वो चोरी हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस पर बात करेंगे, हमारे सहयोगी विपिन भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे तो विपिन जी बताएं जरा, सबसे पहले तो ये बात है कि आखिर ये डेटा चोरी हुआ कैसे? तो देखिए, एक अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म है रीसिक्योरिटी, ये खबर उनके हवाले से आ रही है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कहा है कि भारत से 81 करोड़ 50 लाख लोगों का जो डेटा है, जिसमें उनका आधार नंबर, उनका पासपोर्ट डिटेल्स, उनका पता, उनका फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल शामिल है, वो ब्रीच हो गया है, वो चोरी हो गया है। अब उन्होंने ये दावा कैसे किया है, तो उन्होंने दावा करके ये बताया कि 9 अक्टूबर की तारीख दी है। उनके मुताबिक जो डार्क वेब जो हम सब जानते हैं, इंटरनेट का वो हिस्सा जहाँ पर जो अपराधी रहते हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं जो ये डेटा चोरी, डेटा ब्रीच, हैकिंग ये सब करते हैं, वहाँ पर एक मेल आईडी जो आपके एक आईडी है जिससे किसी अननोन शख्स ने वहाँ पर एक पोस्ट डाली और उसका दावा था कि ये इतने करोड़ लोगों का डेटा है जिसमें उनके आधार डिटेल्स हैं, उनके पासपोर्ट्स हैं और सब कुछ, और बाकायदा वो था भी वहाँ पर ये है और कोई ख़रीदना चाहता है तो बताए। फिर इस फर्म ने वहाँ पर एक यूज़र की तरह खुद को पोस्ट किया तो उस व्यक्ति ने $80,000 उस डेटा के उनसे मांगे। तो इस आधार पर रीसिक्योरिटी ने पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। अब जहाँ तक बात है कि ये डेटा कैसे चोरी हुआ होगा, क्या हुआ होगा, तो देखिए, आधार एक वो संस्था है जो हम सब जानते हैं जिसके पास हमारे बायोमेट्रिक से लेकर सारे डिटेल हैं। करीब 1 अरब 40 करोड़ लोगों का डेटा वहाँ तक अब तक जो इतने कार्ड इशू हो चुके हैं, उनके पास तो डेटा सुरक्षित एक हद तक, लेकिन जब वो किसी और के साथ वो डेटा शेयर करते हैं, मसलन हमको टीके लगे तो ICMR के पास वो डेटा गया। इस समय एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर आप सीमलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहां पे आधार से जुड़ा और कई चीज़ें आधार से जुड़ी हैं। तो ये जो आशंका जताई जा रही है कि ये डेटा लीक हुआ है ICMR के एंड पे, क्योंकि वहां पर सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम नहीं थे इस रिपोर्ट के मुताबिक। चलिए, तो अगर इस रिपोर्ट को हम माने कि इसके अकॉर्डिंग इतने सारे लोगों का डेटा चोरी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में अब वो लोग करेंगे क्या? देखिए, अब ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसका जवाब 1-2 लाइन में तो नहीं दिया जा सकता और एक्सपर्ट्स ही दे सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर एक्सपर्ट जिनसे हमारी बात हुई है कि भाई इमीडिएटली कोई क्या कर सकता है, वेदर उसका डेटा चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, उन्होंने एक ही सलाह दी है कि जो हमारे बायोमेट्रिक्स होते हैं, जो हमारे उंगलियों के निशान, हमारा फेशियल रिकग्निशन, वो सब भी आधार के डेटाबेस में है। तो आप जाके UIDAI की वेबसाइट पर या उनके ऐप के थ्रू वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, आप इस बायोमेट्रिक को शेयर करने के ऑप्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो एटलीस्ट एक लेवल का सेफगार्ड आपको मिल जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपको दी, आपके आधार कार्ड और आपके डेटा से जुड़ी। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे। यहां उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है उसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान CRPF की महिला बाइकर्स ने शानदार करतब दिखाया। इस मौके पर PM मोदी ने देशवासियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।